हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स का मीन्स क्या है? तो हमारे यूनिट का नाम है जेनेटिक्स। तो यहाँ पर जेनेटिक्स का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो भी जीन्स हमारे अंदर है उसको हम किस प्रकार से इनहेरिट करते हैं उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, किस सिद्धांत से हम अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो अपने पेरेंट्स से गेन करते हैं उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। Before starting this chapter, we will study some important terms. For example, inheritance. इनहेरिटेंस का मीन क्या होता है? एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कुछ करेक्टर्स, कुछ विशेषताएं पास ऑन होती है जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग या वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब देखो, जो ये बच्चा है वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं होता, वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स जैसा नहीं दिखता, कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती है। एक दो सके भाई है वो एज इट इज नहीं दिखते, पेरेंट्स के बच्चे एज इट इज नहीं दिखते, तो देयर इज सम वेरिएशन। तो वेरिएशंस क्या है? डिग्री बाय विच ऑफ स्प्रिंग आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। कितने बच्चे जो है कितने अपने पेरेंट्स से अलग है उसको बोलेंगे वेरिएशन। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। अब जो जेनेटिक्स के फादर है जिसने जेनेटिक्स को स्टार्ट किया था वो कहलाते हैं ग्रिगोर जोन मेंडल, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारी हमें थ्योरीज हम बोल सकते दी थी, बहुत सारे हमें एग्जाम्पन दी थी। वहीं पे अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की, जो पॉइंट ग्रिगोर जोन मेंडल ने दिए थे उसको दोबारा से एक्सपेरिमेंट करके जिसने एक्सप्लेन किया था वो थे थॉमस हंट मॉर्गन। अब बात करते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कार्बन कॉपी क्यों नहीं है, वो अपने पेरेंट्स जैसा एज इट इज़ क्यों नहीं दिखता? इसका रीज़न है क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मीन्स हमने म्यूसिस पढ़ा था, म्यूसिस में जब साइनेप्सिस बनते हैं वो अलग होते हैं, डिप्लोटिन स्टेज हम पढ़ते हैं, ऑल दिस थिंग्स। तो उसमें जो है पैकाइटिन स्टेज आती है जिसमें पैकेट एक्सचेंज होती है, तो उसमें क्या है थोड़े बहुत हमें क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मेंडलिज्म की, मेंडल की। तो जब मेंडल है, जो हमारा पीरियड है, हमने उसमें प्री मेंडलिज्म और ड्यूरिंग द मेंडलिज्म मान लिया। प्री मेंडलिज्म की जब टाइम था उस पर हम क्या मानते थे? थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मीन्स क्या है? जब हमारे गैमेट्स बनते हैं तो उसके अंदर जो भी हमारे जीन्स वगैरह है, जो भी डीएनए है, वो वहाँ पर ब्लेंड होता है, मीन्स आपस में मिल जाता है। ब्लेंड का मतलब जब कुछ पीसते हैं उसको हम ब्लेंड बोलते हैं। तो क्या वो ब्लेंड हो जाता है, इसलिए उसको थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस दी थी, जो ग्रिगोर जोन मेंडल ने अपने कुछ टर्म्स देके कुछ हमें स्टडीज़ करके इसको डिस्कार्ड कर दिया था, फेल कर दिया था। तो मेंडल कौन थे? मेंडल वॉज बोर्न ऑन 22/7/1822 इन ऑस्ट्रिया। वो 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे, और वो 1884 इसमें 1884 में क्रोनिक नेफ्राइटिस नाम की बीमारी से ग्रस्त होकर मर गए थे। ही वर्कड एज एन अबोट प्रीस्ट इन ब्रन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में ही उन्होंने एक पादरी का काम किया था, चर्च में एक पादरी का काम किया था। वहीं पे उन्होंने गार्डन के अंदर गार्डन पी, एडिबल पी जिसको हम मटर को खाते हैं, पाइसम सैटिवम, उसके ऊपर काम किया था। और इसने जो अपना जर्नल है, जो इन्होंने अपने जर्नल बनाया, वो उन्होंने 1865 में पब्लिश किया था, मरने से कुछ साल 20 साल पहले। अब जो है उसके मरने के बाद कुछ साइंटिस्ट ने उसका जो काम है दोबारा से रीडिस्कवर किया। हमें पता है 1884 में वो मर गया। उसकी मौत के 16 साल बाद यानी कि 1900 में तीन रिसर्चर्स ने अलग अलग देश में अलग अलग जगह पे उसके काम को पढ़ा और उसको रीडिस्कवर किया, दोबारा से उसके ऊपर काम किया। जैसे कार्ल कोरेंस नाम के साइंटिस्ट थे जिसने जर्मनी में काम किया, हुगो डी वराइस थे जिसने हॉलैंड में काम किया, सैम मार्क्स ने ऑस्ट्रिया में काम किया। हाउ विल यू लर्न दिस? जी से याद कर लो, आपको पता है, देखो जी से याद कर लो। कार्ल कोरेंस ने जर्मनी में काम किया, एच से एच हॉलैंड, और टी से याद कर लो ऑस्ट्रिया में थे सैम मार्क्स। मेंडल थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट है वो 7 साल तक किए थे। 1856 में उसने काम स्टार्ट किया था, 1863 में उसने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए, 1865 2 साल बाद उसने अपने जर्नल को पब्लिश किया। फिर जो 1884 में वो मर गया। उसके मरने के 16 साल बाद तीन साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग देश में उसके काम को रिडिस्कवर किया।
अब उसने जो गार्डन पी है, एडिबल पी है, पाइसम सैटिवम है, जिसके जो हमारे नंबर क्रोमोसोम होते हैं 14 डिप्लॉयड प्लांट है, उसको ही चूज़ क्यों किया? कैन बी इजली ग्रोन इन गार्डन। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा पेड़ नहीं है कि उसके लिए बहुत बड़ा खेत चाहिए, अपने गार्डन में उसको उगा सकता था। रेट ऑफ सीड प्रोडक्शन इज़ हाई, जो उसके अंदर बीज बनते थे वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, उसका रेट बहुत ज़्यादा था। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स कैन बी सीन। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का मीन्स क्या है? जो उसके फ्लावर थे वो 2 कलर के थे, हाइट भी अलग अलग हो सकती थी। जो उसके फ्रूट बनते थे वो भी 2 कलर के बनते थे, उनका जो शेप होता था वो अलग अलग, कॉन्ट्रास्ट में अलग अलग। तो उसके अंदर जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स थे वो भी हमें देखने को मिलते थे। जो हमारा प्लांट था वो बाइसेक्सुअल था। बाइसेक्सुअल का मीन्स क्या है? उसके पास मेल पार्ट भी था, उसके पास फीमेल पार्ट भी था, जिसकी वजह से हम सेल्फ पोलिनेशन भी करवा सकते थे। और उसके अंदर इमास्कुलेशन वगैरह करके, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इमास्कुलेशन, बैगिंग, रीबैगिंग, डस्ट, ऑल दिस करके हम उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन भी दिखा सकते थे। अब हम बात करते हैं पाइसम सैटिवम की। जो पाइसम सैटिवम है 2n=14, उसके अंदर 14 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि डिप्लॉयड है, तो 7 करेक्टर्स होते हैं। हर करेक्टर के 2 ट्रेट हैं। अब बात करते हैं करेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस क्या है। देखो मेरी हाइट क्या है? मेरी हाइट है वो मेरा करेक्टर है कि मेरी हाइट है, लेकिन हाइट छोटी भी हो सकती है, हाइट बड़ी भी हो सकती है, वो उसका ट्रेट है, उसके अंदर क्या पर्टिकुलर विशेषता है। अब देखो, नीट में एम्स कॉलेज भी है, सिंपल कॉलेज भी है, ठीक है। तो सिंपल मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया, वो है करेक्टर, लेकिन मेरा किस कॉलेज में, एम्स में हुआ, उसका ट्रेट है। तो अगर 14 ट्रेड्स है तो हम 14 प्योर लाइन बना सकते हैं। 14 प्योर लाइन का मीन्स क्या है? मान लीजिए हमने 14 हमारे पास ट्रेट है। अगर हमारे पास अगर वाइट कलर का प्लांट है तो हम उसकी वाइट कलर के प्लांट बहुत सारे बना सकते हैं, उसकी हम प्योर लाइन बोलेंगे। अगर हम बात करें करेक्टर की, तो स्टेम की हाइट है। स्टेम की हाइट, प्लांट जो लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अब हमारे पास 2 टाइप के ट्रेट आते हैं, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट मीन्स जो अपनी दादागिरी दिखाएगा एक दूसरे के ऊपर, तो वो था डोमिनेंट। रिसेसिव जो कि अपनी दादागिरी नहीं दिखाएगा। तो जो स्टेम की हाइट है वो प्लांट जो है वो ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, टॉल भी हो सकता है, वो ड्वार्फ भी हो सकता है। जो शेड का कलर है वो येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। जो शेड का कलर येलो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, ग्रीन जो है वो एक रिसेसिव ट्रेट है। सीड का शेप राउंड भी हो सकता है, रिंकल्ड भी हो सकता है। राउंड जो डोमिनेंट है, रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव है। फ्लावर का कलर वॉयलेट भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। जो वॉयलेट है वो डोमिनेंट है और जो वाइट है वो रिसेसिव है। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल पे मीन्स एक्सिस पे भी हो सकती है और टर्मिनल एट द टॉप भी हो सकती है। जो एक्सियल है वो डोमिनेंट है। पोड का कलर मीन्स उसका फ्रूट है, जो हमारी कली होती हैं, वो ग्रीन कलर जो डोमिनेंट है, येलो कलर जो है रिसेसिव है। पोड का शेप, पोड का शेप में जैसे जो हमारा ये सब फ्रॉड होता है वो खुला हुआ है, इन्फ्लेटेड है, वो डोमिनेंट है। और अगर वो कंस्ट्रक्टेड है मीन्स बचा हुआ है तो वो हमारा रिसेसिव है। तो अगेन आप मेरे साथ रिवाइज करो। जो स्टेम की हाइट है, टॉलनेस जो है ड्वार्फ है, जो टॉलनेस जो है वो हमारा डोमिनेंट है, ड्वार्फनेस हमारा रिसेसिव है। शेड का कलर येलो हमारा डोमिनेंट है और जो ग्रीन है वो हमारा रिसेसिव है। शेड की शेप राउंड जो है डोमिनेंट है, रिंकल्ड जो है रिसेसिव है। फ्लावर का कलर जो वॉयलेट है वो डोमिनेंट है, जो वाइट है वो रिसेसिव है। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल या फिर हाँ टर्मिनल जो है वो रिसेसिव है। पोड का कलर जो ग्रीन कलर है पोड का वो हमारा डोमिनेंट है और जो येलो है वो हमारा रिसेसिव है। पोड की शेप जो हमारा इन्फ्लेटेड है वो हमारी डोमिनेंट है और जो हमारा कंस्ट्रक्टेड है वो हमारा रिसेसिव है। अब हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मीन्स क्या? मोनो मीन्स सिंपल, हाइब्रिड में हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मीन्स क्या है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये है, ऐसे ही हमने 2 प्लांट लिए, ठीक है, एक मेल प्लांट लिया, एक फ्लावर फीमेल प्लांट लिया। उसके अंदर जैसे हमने पे टॉलनेस ली है तो एक करेक्टर को छोड़ के और सारे करेक्टर सेम हैं, हम उसको स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम एक ही करेक्टर को स्टडी कर रखे हैं, उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने ली टॉलनेस कि प्लांट लंबा है, छोटा क्या है, हमने स्टेम की हाइट हमारा करेक्टर लिया।
अब हमने उसकी प्योर लाइन बना ली, जो हमने इसका एज अ मेल लिया उसकी हमने प्योर लाइन टोल बनाई, और एक हमने प्योर लाइन ड्वार्फ बनाई। टोल जो है वो डोमिनेंट है तो हमने प्योर लाइन बनाई है, तो दोनों के अंदर जो ट्रेट है वो कैपिटल टी है। यहाँ पे हमने ड्वार्फ बनाई है प्योर लाइन, तो स्मॉल टी आएगी। जब हम इनकी का क्रॉस करवाएंगे, जो F1 जनरेशन आएगी, पहले जनरेशन आएगी, यहाँ से भी टी आएगा और यहाँ से भी टी आएगा, सिर्फ यही एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो सारे के सारे टी बनेंगी। तो अगर हम बात करें जो टी है कैपिटल टी वो हमारा डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट यहाँ पर काम करेगा तो सारे के सारे प्लांट टोल आएंगे। ये है हमारी F1 जनरेशन। अब हमारी जो F1 जनरेशन है उसमें मेल भी ऐसे आ गए और उसमें फीमेल भी ऐसी आ गई। अब जब हमने इसकी क्रॉस करवाया, इसको बोलते हैं हम सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग करवाने का मतलब क्या है, जो हमने दो क्रॉस लिए उनके अंदर जो ट्रेट थे वो सेम थे। तो यहाँ पे जब टी साथ में आया, ये टी साथ में आया, ये टी साथ में आया और ये टी साथ में आया, यहाँ पे जो है हमारे पास एक तो मिला टी कैपिटल टी, एक मिला स्मॉल टी, दो हमें हाइब्रिड मिले कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखो जब हमने सेल्फिंग करवाई तो हमारे पास मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, हमारे पास ये चार कॉम्बिनेशन आई। तो हमारे पास यहाँ पे दो रेशो आएंगी, एक रेशो तो हमारे पास आई फिनोटाइप की, फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो यहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइप का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोटाइप और फिनोटाइप दिया। जीनोटाइप का मीनिंग है जो करैक्टर हमें बाहर से दिख रही है उसको हम बोलेंगे जीनोटाइप, और जो उसको हम बोलेंगे फिनोटाइप, और जो उसका जीनोमिक जो उसका करैक्टर है, मीन्स कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, उसको हम बोलेंगे उसका फिनोटाइप। अब देखो इसमें जो फिनोटाइप है हमें यहाँ पे जो तीन प्लांट है वो टोल आएंगे, और जो एक प्लांट है जो स्मॉल टी है और रिसेसिव तो वहाँ पर ड्वार्फ आएगा, तो इसको हम बोलेंगे उसका फिनोटाइप। लेकिन अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो हमारे पास एक जो है वो टोल वाला जीनोटाइप है, दो जो है हमारे पास वो हाइब्रिड है, और जो एक है हमारे पास वो हमारा रिसेसिव है। यहाँ पे जो हमने प्लांट जो बच्चे पैदा किया कि चार जो हमारी प्रोजेनी आई, चार में से रिजेंबल्ड बोथ, उन्होंने दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल किया। तीन हमारे ऐसे आए जो टोल प्लांट की तरह थे, और एक हमारा ऐसा आया जो कि हमारा शॉर्ट प्लांट की तरह था। तो यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बना, इसमें बीच का जो भी का प्लांट नहीं बना, या तो वो लार्ज बना, टोल बना, या फिर वो स्मॉल बना। तो यहाँ पर जो थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग है वो यहाँ पर डिस्कार्ड कर दी गई। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग क्या कहती है कि जो भी दो जीन है वो आपस में मिल जाते हैं। अगर थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग ने यहाँ पे काम किया होता, जीन आपस में मिल गए होते, तो जो हमारे पास ड्वार्फ है जो F1 जनरेशन में हमें देखने को नहीं मिला था वो हमें F2 जनरेशन में देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ से साइंटिस्ट ने जो कुछ लॉज दिए, सबसे पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से प्रूव कर दिया था। इसका मीनिंग क्या है, हम जानते हैं ईच करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, जिसको हम जीन बोलते हैं। कि जो भी एक करेक्टर है वो एक यूनिट से कंट्रोल होता है, जिसको इन्होंने एक फैक्टर कहा था, जिसको हमने बोला जीन। दिस फैक्टर्स अक्कर इन पेयर, जो ये फैक्टर्स है जोड़े में रहते हैं। अगर दोनों के दोनों जो है वो डिसिमिलर है, दोनों के जोड़े जो है, जोड़े में जो दोनों एलिल्स अगर अलग अलग है, तो एक अपनी दादागिरी दिखाएगा दूसरे के ऊपर, और जो दादागिरी दिखाएगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब हमने बनाया पुनेट स्क्वायर। इट वॉज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेटिक्स रेजिनाल्ड सी पुनेट। पॉसिबल गैमेट्स इन्होंने क्या कहा, देखो इन्होंने ऐसे बना दिया, डब्बे के फॉर्म में बना दिया ऐसे, जैसे हमारा टी रख दिया तो इनकी क्रॉस किया तो यहाँ पे टी आ गया, क्रॉस किया टी आ गया। इस फॉर्म में जब इन्होंने बनाया तो टॉप रो में और लेफ्ट कॉलम में जो है हमारे यहाँ पर गैमेट्स लिखे गए और जो प्रोजेनी वो अंदर फिल की गई। अब जब मेंटल है उन्होंने प्रपोज किया, किसको प्रपोज किया, समथिंग इज बीइंग स्टेबली अनचेंज्ड पास्ट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमेट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन, जिन्होंने इसको फैक्टर कहा। साइंटिस्ट ने प्रपोज किया कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें एक जनरेशन में जो करैक्टर मिलते जुलते नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलते हैं,
ओवर सक्सेसिव जनरेशंस, जो गैमेट्स के थ्रू पास ऑन हो रहा है, जिसको इन्होंने बोला फैक्टर्स। अब उन्होंने नेक्स्ट लॉ दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इट इज ऑल्सो प्रूव्ड बाय द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। During gamete formation by meiosis, both alleles of parental trait segregate from each other. Only one allele come in gamete. इसको हम समझते हैं हमारे एक्स और वाई कॉम्बिनेशन से। देखो, हमें पता है जो मेल है, मेल के अंदर एक्स और वाई होता है, जो फीमेल है उसके अंदर एक्स एक्स होता है। जब आगे गैमेट्स जाते हैं तो दोनों अलील को अलग अलग होना पड़ता है। क्यों? देखो, मान लीजिए हमारे पास 1=46 है, ठीक है। तो जब गैमेट बनेंगे तो हमारे पास एक गैमेट में 23 क्रोमोसोम ही आएंगे, 46 के 46 क्रोमोसोम नहीं आएंगे। इसका मतलब जो हमारे जो जोड़े थे वो अलग अलग हो गए। देखो, एक ही होता है क्रोमोसोम, एक ही है। एक जो अलील है वो इस पे होगा, एक जो अलील है वो इस पे होगा। अगर हम बात करें एक्स वाई की, तो इसके ऊपर एक्स हो गया, इसके ऊपर वाई हो गया इन केस ऑफ मेल। वहीं पे अगर हम बात करें फीमेल की, तो इसके ऊपर भी एक्स हो गया, इसके ऊपर भी एक्स हो गया। आप जब ये मिसेस करेंगे तो इन दोनों क्रोमोसोम को अलग अलग होना होगा। तो जो ए गैमेट है उसके अंदर एक्स जाएगा, तो ये है, इसके अंदर वाई जाएगा। इसके अंदर एक्स जाएगा, ये जो है इसके अंदर वाई एक्स के वाला जाएगा। तो ये बन गए हमारे गैमेट्स। तो यही कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जब भी हमारा गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो जो भी हमारे एलील्स हैं उनको एक दूसरे से सेग्रीगेट होना पड़ता है, यानी कि अलग अलग होना पड़ता है। और ये यूनिवर्सल लॉ है, ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। आप लॉ ऑफ डोमिनेंस का भी एक्सेप्शन देखोगे, जहाँ पर जो एक ट्रेट है दूसरे को के ऊपर दादागिरी नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसका कोई भी अपवाद, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यूनिवर्सल लॉ है। जब भी गैमेट की फॉर्मेशन होगी तो दो अलील को अपने आप दूसरे से सेग्रीगेट होना ही पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ गैमेट्स दैट इज 2 × n। इसका मीन्स क्या? देखो, हमें जैसे हमारे पास दे दिया कि हमारे पास एक टेटी है और एक ये हमारे पास एक, ठीक है। हमें ये बताना है कि हमारे पास कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। तो इसमें टी और टी, दो टाइप के गैमेट बने। अगर दोनों टी टी हैं तो यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी, सिर्फ एक टाइप का गैमेट बना, तो वो होता है टाइप ऑफ गैमेट, जिसका फॉर्मूला 2n। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस पेयर का मीन्स क्या है? जब दोनों अलील जो अलग अलग होते हैं तो हम उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस पेयर। जैसे टी टी, दोनों अलग अलग, यहाँ पे एक पेयर बना तो यहाँ पे 2 की पावर 1 यानी कि 2 अलील बने थे। यहाँ पर कोई भी हेट्रोजाइगस पेयर नहीं है तो n की वैल्यू 0, 2 की वैल्यू पावर 0 = 1। तो यहाँ पर एक ही टाइप का गैमेट बना था। जो हमारा F2 जनरेशन जो आई थी उसमें जो क्या रेशो आया था, अगर हम बात करें फिनोटाइप, तो रेशो था हमारा 3:1, 3 टोल थे, एक ड्वार्फ था। लेकिन अगर हम बात करें जीनोटाइप के रेशो की, जीनोटाइप का रेशो हमारा अलग आया था। जो हमारे 4 बच्चे थे, 4 हमारा जीन्स बने थे, 4 जो गैमेट बने थे, उसमें से एक था जो था गैमेट, जो 4 बच्चे बने थे, जो जीनोटाइप था उसमें से 4 में से एक था कैपिटल टी, 4 में से 2 थे कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका T/2 आ गया, और 4 में से एक था स्मॉल टी। इट कैन बी मैथमेटिकली कंडेंस टू बाइनोमियल एक्सप्रेशन ax + by का होल स्क्वायर। किस प्रकार हमने लिया? देखो, इसको हमने ax + by के होल स्क्वायर के फॉर्म में हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया। किस प्रकार के? आप देखो, हमने माना था जो F1 जनरेशन उसमें सारे के सारे बच्चे कैपिटल टी स्मॉल टी के बने थे। अब जब हम इसके गैमेट बनाएंगे तो 50% जो गैमेट है वो कैपिटल टी वाले बनेंगे, 50% गैमेट जो है स्मॉल टी वाले बनेंगे। मीन्स हम लिख सकते हैं ½ टी + ½ टी, क्योंकि 50% को हम 50/100 लिख सकते हैं, जो कि 1/2 हमारा आएगा। तो यहाँ पे हमने ax + by इसको ऐसे लिख दिया। ax हमने लिखा a को 1/2, x को t, b को ½ t को y। जब हमने इसकी सेल्फिंग करवाई, मीन्स F1 की जो F1 के साथ क्रॉस करवाया, तो हम दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे। मीन्स हमने ax + by × ax + by कर दिया। जब हमने ax + by × ax + by किया तो दोनों को हम ऐसा स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, x + by का होल स्क्वायर। तो ½ टी हम इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। जब हम आइडेंटिटी को खोलेंगे या फिर मल्टीप्लाई ही करेंगे, देखो
हाफ टी की हाफ टी से मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा 1/4 कैपिटल टी कैपिटल टी। जब इस 1/t की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो बनेगा 2 to the 4 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इससे से मल्टीप्लाई हुई तो बना 1/4 स्मॉल टी कैपिटल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 1/2। तो बन गया 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी दैट इज इक्वल टू ax प्लस by का होल स्क्वायर। हम जानते हैं जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर हम इससे इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे जो हमारा a की वैल्यू थी वो हाफ टी था, तो जब हम हाफ टी का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 टी यानी कि t² आएगा। वहीं पे जो हमारा b था वो हमारा हाफ टी था, तो यहाँ पे हमारा 1/4 कैपिटल टी आएगा। वहीं पे यहाँ पे आना चाहिए 2ab यानी कि 2 इंटू 1/2 स्मॉल टी इंटू 1/2 कैपिटल टी, जिससे हमारा ये आ गया। अब देखो, जब हमने अपने F2 जनरेशन बनाई थी तो F2 जनरेशन में 75% हमारे टोल आए थे, मतलब 4 में से हमारे 3 थे वो हमारे प्लांट टोल बने थे, और वहीं पे जो 25% थे हमारे ड्वार्फ बने थे। होमोजाइगस रिसेसिव का मीन्स क्या है, दोनों ही जो अलील थे वो सेम थे। वहीं पे जब हम जो है F3 बनाएंगे और हम ड्वार्फ का यूज़ करेंगे तो जितने भी बच्चे आगे बनेंगे वो सारे के सारे ड्वार्फ बनेंगे। वो सारे के सारे ड्वार्फ क्यों बनेंगे, कि देखो कैपिटल स्मॉल टी है और स्मॉल टी दोनों प्योर लाइन है। अब कितने गैमेट बना लो, सारे के सारे जो गैमेट है वो ड्वार्फ के ही बनेंगे। तो अगर हम जो है होमोजाइगस रिसेसिव की अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो चाहे कितनी ही जनरेशन तक हम क्रॉस करवाते रहें, जो जितने भी आगे प्रोजेनी बनेंगी उसका जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस रिसेसिव यानी स्मॉल टी ही रहेगा। Mendel concluded that genotype of dwarf plant is homozygous, that is small t। अब देखो, अगर F2 जनरेशन जो है वो कैपिटल टी होती और अगर हम उसके सक्सेसिव लगातार जनरेशन तक क्रॉस करवाते तो जितनी भी जनरेशन आगे आएगी सभी में हमें टोल मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करें कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी की, जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो हमें 3 टोल और 1 ड्वार्फ मिलेगा। वहीं पे अगर हम कैपिटल टी की और स्मॉल टी की अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो हमें सारे के सारे हमें जो है टोल प्लांट मिलेंगे, कोई भी रिसेसिव नहीं मिलेगा। तो इसको ही हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है, हमारे पास हमें बता दिया कि हमारे पास ये प्लांट है, देखो हमें पता चलेगा। देखो अगर हमारे पास रिसेसिव प्लांट है तो रिसेसिव जो है वो अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करता है, यानी कि हमारे पास सिर्फ स्मॉल टी है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास टोल प्लांट है तो टोल प्लांट में हमारे पास 2 केस बनते हैं, या तो वो कैपिटल टी से टोल हुआ हो या फिर वो कैपिटल टी स्मॉल टी से टोल हुआ हो। अब हमें इसका ही पता लगाना है कि वो कैपिटल टी से टोल हुआ है या या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी से हुआ है। इसके लिए आप क्या करो, आप जो प्लांट आप कैपिटल टी और स्मॉल टी ये हैं इसको उठा लो, इसका क्रॉस करवा लो रिसेसिव के साथ। जब आप रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाओगे तो सारे के सारे टोल प्लांट बनेंगे। वहीं पर दूसरा केस उठाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉस करवाओ स्मॉल टी के साथ। जब क्रॉस करवाओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी टी टी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टोल और 2 ड्वार्फ बनेंगे। अगर हमारे पास फिनोटाइप हमें पता है, जीनोटाइप का पता लगाना है टोल का, तो उसका जो रिसेसिव प्लांट है उसके साथ क्रॉस करवाओ। अगर सारे के सारे हमारे पास टोल मिले तो वो है हमारा डोमिनेंट वाला होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर हमारे पास 2 टोल और 2 ड्वार्फ मिले मीन्स 50% हमारे पास टोल और 50% हमारे पास ड्वार्फ मिले तो वो हमारा केस किसका है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का। तो ये सब वही लिखे हुए हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो सारे टोल बनेंगे
और ऐसा करेंगे तो ये बनेगा। अगर साइड डोमिनेट तो होमोजाइगस है। 50% डोमिनेंट 50% अगर हमारे पास रिसेसिव है तो वो हेटेरोजाइगस है। मेंटल क्रॉस F1 टोल विद रिसेसिव पेरेंट F2 टोल विद रिसेसिव पेरेंट इंस्टेड ऑफ सेल्फिंग, क्यों F1 आएगा ये, फर्स्ट तो हमारे जो पेरेंट्स थे। इफ ऑल टोल दैट डोमिनेट जाइगोस, इफ 50% टोल 50% टोल देन डोमिनेंट हेटेरोजाइगस। हमने दो लॉज पढ़े थे। पहला लॉ था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैंने आपको कहा था जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसका कोई भी अपवाद नहीं है, मीन्स उस सॉरी जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो यूनिवर्सल लॉ है। इसका मीन्स क्या था कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो हमेशा ऑपरेट करेगा। जो एलील्स है जब भी गैमेट की फॉर्मेशन होगी तो वो दोनों अलग अलग होंगे ही होंगे। लेकिन अगर हम बात करें डोमिनेंस की, डोमिनेंस में क्या था कि जो एक अलील है वो दूसरे अलील के ऊपर अपनी दादागिरी दिखा रहा है, अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हर वक्त अपनी दादागिरी दूसरे के ऊपर दिखाए, उसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। ये मेंडल ने नहीं किए थे। मेंडल के मरने के बाद जब उसके काम को दोबारा तो वो जो दोबारा उसके काम को अहमियत देने लगे लोग, तो उन्होंने ऐसा गौर किया, ऐसा देखा और फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस मीन्स अपनी दादागिरी दिखा रहा है लेकिन अच्छी तरह नहीं दिखा रहा है। को डोमिनेंस, को मीन्स साथ में, जब दोनों के दोनों अलील अपने आप को साथ में डोमिनेंट से दिखा रहे हो, दोनों मिलकर दादागिरी दिखा रहे हैं। मल्टीपल एलेलिज्म मीन्स एक जीन को, एक कैरेक्टर को बहुत सारे अलील कंट्रोल कर रखे हो, प्लियोट्रोपी एक ही वो सबको कंट्रोल कर रहा हो, ये सब है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, कोई किसी पर भारी नहीं है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो बीच का बनेगा। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास दो फ्लावर हैं, एक हमारे पास रेड कलर का फ्लावर है, एक हमारे पास वाइट कलर का फ्लावर है। तो हमने कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना, तो जो रेड है वो अपने आप को पूरी तरह डोमिनेंस दिखा रहा, अपनी दादागिरी दिखा रहा, लेकिन पूरी तरह नहीं दिखा रहा। वहीं पे जो हमारा वाइट है वो भी दादागिरी दिखा रहा है लेकिन पूरी कंप्लीट तरीके से नहीं दिखा रहा। दोनों अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं दिखा रही है। तो दोनों के बीच में समझौता होता है कि ना ही रेड बनाते हैं ना ही वाइट बनाते हैं, हम दोनों के बीच का बना लेंगे, यानी कि जो फ्लावर है वो पिंक बन जाएगा। तो यहाँ पर जो बीच का होता है वो इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ पर भी कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई क्योंकि जब हम दोबारा क्रॉस करवाएंगे तो हमें दोबारा से रेड और वाइट फ्लावर मिलेंगे। अब देखो कोई किसी पर भारी नहीं है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो बीच का बनेगा। अब देखो कैसे, हमने दो, इसका एग्जांपल है स्नैपड्रैगन एंटी रेहिनम मैजेस, जिसको बोलते हैं डॉग फ्लावर जो बोलते हैं, इसके ऊपर काम किया है। हमने दो फ्लावर लिए, पहला फ्लावर जो रेड फ्लावर है, दूसरा फ्लावर जो वाइट फ्लावर है। अब जो रेड फ्लावर है वो डोमिनेंट है तो इसका जो हमारा जीनोटाइप ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर है, वाइट का स्मॉल आर है। जब हमने इनका क्रॉस करवाया तो हमारा जो F1 जनरेशन आई उसमें बने आर आर मीन्स कैपिटल आर स्मॉल आर। मैंने कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कोई भी अपने आप पर कोई भी किसी पर भारी नहीं, अपने आप में दोनों ही भारी हैं, तो इनका दोनों का समझौता होता है, इंटरमीडिएट बनता है, सारे सारे पिंक बनते हैं। अब देखो F1 रिजेंबल नन ऑफ द पेरेंट, जो F1 जनरेशन आए ना वो माँ जैसी है ना ही वो बाप जैसी है। एंड F1 इन बिटवीन बोथ द पेरेंटल स्टेट, माँ जैसी नहीं है बाप जैसी नहीं है, दोनों के बीच का करेक्टर है। फिर हमने सेल्फिंग करवाई F1 की मीन्स आर आर की, आर 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 आर, इससे से क्रॉस हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इससे हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके हुआ स्मॉल आर। तो देखो दोबारा से देखो, कैपिटल आर हमारा रेड था तो एक हमारा रेड आ गया, स्मॉल आर हमारा वाइट था तो एक हमारा वाइट आ गया। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फिनोटाइप रेशो की, जो हमें बाहर से दिखेगा, तो एक जो है वो हमारा रेड है, एक जो है हमारा वाइट है, और जो तो बीच के आए वो हमारे पिंक है। वहीं पे अगर हम बात करें जीनोटाइप के रेशो की, तो कैपिटल आर हमारा एक है, कैपिटल आर स्मॉल आर हमारे दो है, स्मॉल आर हमारा एक है। मीन्स अगर हम बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो हमारा जो फिनोटाइप का रेशो है वो जीनोटाइप के रेशो के बराबर है इन F2 जनरेशन।
इसके कुछ और एग्जांपल है। मैरीबालिस चाल्पा, दैट इज नोन एज 4 o'clock प्लांट, एक फ्लावर कलर के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट है स्किन का कलर। जो स्किन का कलर है वो भी जो है हमारा एंडुलेशन फॉल का, वो भी हमारा इसका एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अब देखो, वन करेक्टर वन जीन लेकिन दो अलील। एक करेक्टर का एक जीन होता है जो ट्रेट एक्सप्रेस होता है, लेकिन उसके दो अलील होते हैं। अब देखो, डिपेंड करता है कि इसकी वो डोमिनेंट या रिसेसिव होगा तीन केस में। एक तो लेस एफिशिएंट या फिर नॉर्मल उसने ट्रेट बना दिया, मीन्स उसने नॉर्मल एंजाइम बना दिया जो काम करेगा, इसमें जो है वो डोमिनेंट ट्रेट की तरह काम करेगा, लेकिन उसने दो केस बन गए। एक तो उसने जो है एंजाइम बनाया तो अपना वो इफेक्ट करेगा, अपना काम करेगा, तो वो है डोमिनेंट एलील। तो जो रिसेसिव वो अपने आप को क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पाता हेटेरोजाइगस में, या तो उसने एंजाइम बनाया तो वो नॉन फंक्शनल बनाया, मीन्स वो एंजाइम काम ही नहीं कर रहा, या फिर उसने एंजाइम बनाया ही नहीं। ये दो काम होते हैं तब जाके जो हमारा रिसेसिव बनता है, कि जो वो जो है हेटेरोजाइगस में उस टाइम पे जाके अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। अब हम बात करते हैं प्लियोट्रोपी की। प्लियोट्रोपी का मीन्स क्या है? प्लियोट्रोपी, जब एक करेक्टर एक से ज़्यादा ट्रेट को गौर करने लग जाए तो उसको बोलते हैं हम प्लियोट्रोपी। मीन्स जब एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा करेक्टर को गवर्न करता है तो उसको बोलते हैं हम प्लियोट्रोपी। तो प्लियोट्रोपी क्या है? when one gene governs more than one character, it is known as pleiotropy. A single gene product a single gene governing more than one character, a single gene product produce more than one effect, मीन्स जो एक सिंगल जीन है जो उससे आगे एंजाइम बना रहा है, वो एक एंजाइम ही बहुत सारे काम कर देता है, बहुत सारे इफेक्ट ला देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, एक जीन है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो हमारे अंदर कोज करता है फिनाइलकीटोनुरिया। जब हमें ये बीमारी होती है फिनाइलकीटोनुरिया, तो हमारे अंदर मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाती है, स्किन और जो हेयर है उसका डीपिगमेंटेशन भी हो जाता है, यानी कि एक जीन ने बहुत सारे जो ट्रेट है उसको कंट्रोल कर लिया। वहीं जो एक जीन है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो जो है वो कोज करता है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर, मीन्स आरबीसी का शेप चेंज कर देता है। अगर हमारा हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया तो जो हमारा आरबीसी का शेप है वो चेंज हो जाता है। अगर आरबीसी का शेप जो चेंज हो गया, आपको पता, जो मलेरिया है उसका जो हमारा मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो हमारे आरबीसी के थ्रू वास्ते पे फैलते हैं, तो वो जो है मलेरिया को कैरी नहीं कर पाएगा, तो उसको रेजिस्टेंट मिल जाएगी टू मलेरिया, जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया। वहीं पे एक जीन है गार्डन पी के अंदर, जो है वो जो है शेप ऑफ सीड के शेप को भी और स्ट्राच ग्रेन के साइज को भी हमारा को दिखता है। देखो, हमारे पास दो सीड हैं, एक जो है दो प्लांट है, कैपिटल टी बी कैपिटल बी स्मॉल बी। ग्रीन साइज लार्ज, इसका जो साइज है ग्रीन का वो बड़ा है, इसका जो छोटा है। ये जो राउंड सीड है, इसका जो सीड है वो रैंकल्ड है। हमने दोनों की क्रॉसिंग करवाई तो हमारे पास सारे के कैपिटल बी स्मॉल बी बने। अगर कैपिटल बी स्मॉल बी बनी है तो जो हमारा ग्रेन का साइज़ है वो लार्ज होना चाहिए, और जो ग्रेन है वो हमारा राउंड होना चाहिए, क्योंकि दादागिरी दिखाएगा डोमिनेंट। लेकिन जो हमारा ग्रेन का साइज़ है वो लार्ज ना होकर इंटरमीडिएट बनता है। मीन्स ये जो एग्जांपल है वो हो गया हमारा कंप्लीट डोमिनेंस का भी एग्जांपल हो गया, जिसमें जो हमारा राउंड सीड वाला ट्रेट है वो डोमिनेंस दिखा रहा है, कंप्लीट डोमिनेंस, और जो हमारा ये है वो डोमिनेंस नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अगर हमने इसकी सेल्फिंग करवाई तो हमारे पास आ गया कैपिटल बी स्मॉल बी। ग्रीन साइज का तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का शिकार हो गया रेदा। ठीक है, तो आई होप आपको प्लियोट्रोपी भी समझ में आ गई होगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। रखिए, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन और प्रोडक्ट दैट इट हैज़ इंफॉर्मेशन। एक ऑटोनोमस फीचर नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो डोमिनेंस है वो हर समय हमें दिखाई देने को मिले। वो डिपेंड करता है जीन प्रोडक्ट, जो हमारा जीन है उसका प्रोडक्ट कितना बना, और प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, जो हमें प्रोडक्ट मिला है, जो एंजाइम बना है, उससे जो फिनोटाइप है पर्टिकुलरली कौन सा फिनोटाइप बनता है।
अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, वो कोडोमिनेंस का। को मीन्स आदमी, दोनों जीन डोमिनेंट हो, अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करें। मतलब क्या है, आपने गाय देखी होगी, कुछ गाय होती है जो बिल्कुल वाइट है, कुछ होती है जो कि रेड स्किन की है, लेकिन जो उसके कुछ आगे ऐसी भी गाय देखने को मिलती है चितकबरी है, मीन्स वो वाइट है, जो वो है वो रेड है, लेकिन बीच बीच में वाइट कलर के स्पॉट पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं चितकबरा, रोन। देखो इसके 3 एग्जांपल है। शॉर्ट हॉर्न कैटल, स्किन कलर जो है, स्किन कोट और कलर, ए बी ब्लड ग्रुप इसका एग्जांपल है। सिकल सेल अनीमिया के कैरियर इसका एग्जांपल है। तो सबसे पहले है मोजाइक इनहेरिटेंस, जिसका एग्जांपल है शॉर्ट हॉर्न कैटल। देखो हमारे पास 2 कैटल है, जिसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। जो कैपिटल आर है वो डोमिनेंट है, इसकी जो स्किन का कलर वो रेड है। स्मॉल आर जो वाइट है कलर में, जिसका जो कलर वो वाइट है। इसके जो गैमेट बनेंगे वो कैपिटल आर बनेंगे, इसके जो गैमेट बनेंगे वो स्मॉल आर बनेंगे। जब हमने इन दोनों की क्रॉस करवाया तो हमारे पास बना कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जो ये इंटरमीडिएट बनता है, चितकबरे बनते हैं, ना ही जो है ये कम्प्लीटली रेड बन पाते, ना ही कम्प्लीटली वाइट बन पाते, ये शिकार हो जाती है कोडोमिनेंस का। दोनों ही अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करते हैं। तो जो हमें कैटल है वो दिखने को मिलती है रोन में चितकबरे। F1 रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स, जो F1 है उसने दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल किया। क्यों? जो हमारे कैटल्स बने उस वो रेड भी बने और जो है वो वाइट भी बने, दोनों का कॉम्बिनेशन आया। बोथ अलील जो है वो इक्वली डोमिनेंट है। यहाँ पर जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर ब्लेंडिंग भी नहीं हुई, कोई भी जीन आपस में नहीं मिला। लेकिन जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो यहाँ पर भी फॉलो होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस के एग्जांपल में। क्यों? क्योंकि जब भी गैमेट्स बन रहे हैं तब भी जो है अलील्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो सिकल सेल अनीमिया के कैरियर। सिकल सेल अनीमिया के कैरियर का मीन्स क्या, आपको मैं समझाता हूँ। देखो हमारे पास दो ह्यूमन बींग है। एक ह्यूमन बींग ऐसा है जिसके पास सिकल सेल अनीमिया है ही नहीं, एक ऐसा है जिसके पास सिकल सेल अनीमिया है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सिकल सेल अनीमिया का पेशेंट है वो जीवित नहीं रहता रिप्रोडक्टिव एज तक। क्यों? क्योंकि जो उसकी आरबीसी है उसका शेप एबनॉर्मल होता है, उसका शेप जो है वो सिकल की शेप में हंसिया शेप का होता है, वो से हंसिया शेप होता है उस जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को अच्छी तरह कैरी नहीं कर पाता और वो जो व्यक्ति है वो जल्दी मर जाता है। लेकिन हमने एक आइडियल कंडीशन ली, अगर वो जीवित रह गया तो हमने एक ले लिया जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिसके अंदर जो है एच बी ए मीन्स नॉर्मल है हमारे पास, और एच बी एस मीन्स सिकल सेल अनीमिया की हमारे पास आरबीसी है। जब हमने इन दोनों का क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो बने वो बने एच बी एस का मीन्स क्या है? यहाँ पे अगर हम बात करें लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर यहाँ पर बनता, अगर यहाँ पे ऑपरेट होता, तो जो भी आगे ऑफस्प्रिंग पैदा हुए हैं वो सारे के सारे नॉर्मल पैदा हुए होते। लेकिन इस केस में क्या होगा? इस केस में दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो जो 50% जो है वो हमारे नॉर्मल आरबीसीज बनेंगी और जो 50% जो है वो हमारी एबनॉर्मल आरबीसी बनेंगी। अब इसका फ़ायदा क्या है? मान लीजिए कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर मलेरिया ज़्यादा फैला हुआ है, तो वहाँ पे जो हमारी प्रकृति है वहाँ पर ऐसे बंदों को ज़्यादा फेवरेबल करती है, आपको पता है नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स। तो वहाँ पर जो हमारी प्रकृति है, हमारा इन्वायरमेंट है, ऐसे बंदे को ज़्यादा चुनता है जो कि बीच का हो, मीन्स जीवित रह पाए, नॉर्मल आरबीसीज हों, ताकि जो ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन का वो हो पाए। लेकिन वहाँ पर जो मलेरिया है उसका ट्रांसपोर्ट अच्छी तरह ना हो पाए, इसलिए वहाँ पर सिकल सेल अनीमिया के भी कैरियर मिलते हैं। कैरियर का मीन्स यही है कि 50% नॉर्मल है, 50% यहाँ पे नॉर्मल नहीं है। अब जब हमने इनका दोबारा से क्रॉस करवाया, मीन्स हमारे पास एक मेल है जो सिकल सेल अनीमिया का कैरियर है, मीन्स उसके पास 50% ऐसे जीन हैं जो नॉर्मल आरबीसी बना रहे हैं, 50% ऐसे है जो सिकल सेल बना रहे हैं। हमें ऐसे ही एक फीमेल मिल गई, दोनों के पास जो है दोनों जो है वो सिकल सेल अनीमिया के कैरियर है। जब हमने दोनों का आपस में क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या मिला?
हमारे पास मिला HBA मीन्स हमारे पास एक ऐसा मिला जो नॉर्मल था, दो हमारे पास ऐसे मिले जो सिकल सेल एनीमिया के करियर थे, और एक हमारे पास पेशेंट ऐसा है जो सिकल सेल एनीमिया का था। मीन्स अगर हम बात करें, अगर एक ऐसा फीमेल की शादी हो जाती है जो सिकल सेल एनीमिया की करियर है, और ऐसे मेल भी है जो सिकल सेल एनीमिया का करियर, अगर उन दोनों की शादी हो जाती है तो अगर हम चांस की बात करें तो अगर वो 4 बच्चे पैदा करेंगे तो 4 बच्चों में से जो एक बच्चा है वो नॉर्मल पैदा होगा, जो 2 बच्चे हैं वो सिकल सेल अनीमिया के करियर पैदा होंगे, और जो एक बच्चा है वो पैदा होगा हमारा सिकल सेल अनीमिया लेकर। मीन्स 1/4 20% चांस ऐसा है कि आपको बीमारी वाला बच्चा पैदा होगा, और ऐसे बच्चे जीवित ही नहीं रह पाते हैं, और जो है वो रिप्रोडक्टिवली एज तक मर जाते हैं। इसका मतलब जो हमने क्रॉस ऊपर लिया था वो एक आइडियल कंडीशन पे लिया था। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे जो है डिसीज, हाँ डिसीज अगर दो करियर हैं तो आपस में शादी हो सकते हैं, तो मतलब डिसीज पैदा होने के लिए दोनों के दोनों पेरेंट्स मीन्स फादर भी और मदर भी दोनों के दोनों जो है वो करियर होने चाहिए, तब जाके बच्चा पैदा जो होगा वो हमारा होगा बीमारी वाला। अगर एक जो है वो हमारा नॉर्मल है, फादर या मदर हो, और एक जो है वो करियर है, तब भी नॉर्मल बच्चा पैदा होगा, लेकिन करियर वाला बच्चा पैदा हो सकता है। तो वही जीनोटाइप रेशो बता दिया। अब बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप की। आपको पता है जो ब्लड ग्रुप है वो जो है उसके 3 एलील होते हैं। देखो आपने सुना होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ए बी है और ओ है। तो हमारे पास 3 जीन ऐसे होते हैं, यानी कि 3 एलील्स होते हैं जो हमारे अंदर जो ब्लड ग्रुप है उसको डिसाइड करते हैं, ए बी एंड ओ। तो ये एग्जांपल मल्टीपल एलिलिज्म का भी है, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप है वो एक से ज़्यादा एलील अपने आप उसको डिसाइड कर रही हैं, मीन्स 4। तो हमारा जीनोटाइप ऑफ 6 पॉसिबल है। कैसे? हमारे पास आई बी हो सकता है, आई ए हो सकता है, आई बी हो सकता है, आई ओ आई हो सकता है। देखो तो हमारे पास जो जीनोटाइप है वो 6 है, लेकिन फिनोटाइप सिर्फ 4 है। मीन्स ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, और ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। ए ह्यूमन इज डिप्लॉयड, जो ह्यूमन बींग है वो डिप्लॉयड है, सो ही और सी रिसीव ओनली 2 ऑफ द एलील। देखो हमने कहा जो ब्लड ग्रुप है उसके 3 एलील है, लेकिन एक ह्यूमन बींग तो डिप्लॉयड है, तो एक ह्यूमन बींग के अंदर उन 3 में से कोई 2 ही एलील प्रेजेंट हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें यहाँ पर मल्टीपल एनालिज्म पढ़ना हो तो हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया है कि हमें गिवन है मल्टीपल एनालिज्म और हमें बताना है कि उसके अंदर फिनोटाइप कितने होंगे और जीनोटाइप कितने होंगे, तो फिनोटाइप के लिए फॉर्मूला है n+1। n मीन्स नंबर ऑफ एलील। जैसे इस केस में हमारे पास 3 नंबर ऑफ एलील थे, उसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो बन गए 4, तो हमारे पास 4 फिनोटाइप पॉसिबल है। वहीं पे अगर हम बात करें टाइप ऑफ जीनोटाइप पॉसिबल, तो जीनोटाइप पॉसिबल के लिए जो अगर हम बात करें टाइप की तो होता है n×n+1/2। यहाँ पे जो n है वो इट इज नंबर ऑफ एलील। ये बात कर ली हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। अब हम आगे बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मीन्स क्या है? अब हम एक ऐसा क्रॉस बनाएंगे, ऐसी चीज़ देखेंगे जिसमें दो है और सारे करेक्टर सेम लेंगे, लेकिन जो 2 करेक्टर वो वैरी करेंगे। इसमें हमने एग्जांपल लिया है येलो और राउंड सीड का, ग्रीन और रिंकल सीड का। जो येलो है, येलो सीड जो डोमिनेंट का एग्जाम्पल है, राउंड सीड जो डोमिनेंट का एग्जाम्पल है। तो पहले में हमने दोनों के दोनों करेक्टर वो लिए है जो कि डोमिनेंट है, दूसरे में हमने दोनों दोनों करेक्टर वो ली है जो रिसेसिव है। अगर हम बात करें सीड के कलर की तो हमने जो है ग्रीन लिया है, और सीड के अगर साइज अगर हम सीड की बात करें तो हमें रिंकल्ड लिया है, रिसेसिव। आप देखो पेरेंट्स हमने क्या लिए, पेरेंट्स हमने लिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। हमने जब गैमेट बनाए तो सारे के सारे गैमेट बने कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। जब हमने इसके सेल्फिंग करवाई, जब हमने इसका क्रॉस करवाया तो हमारे पास मिला कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। मीन्स सारे के सारे हमें जो है येलो कलर राउंड सीड मिले। यहाँ पर जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑपरेट हो रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें तो जब हमने इनकी सेल्फिंग करवाई तो हमारे पास वही 2n फॉर्मूला से हमारे पास 4 जो है हमारे पास यहाँ पे गैमेट मिले।
जब भी हमने इनकी जो सेल्फिंग करवाई तो हमारे एक जो है प्योर डोमिनेंट मिला, जो एक है वो हमारे पास प्योर डोमिनेंट आया, एक जो है वो प्योर रिसेसिव आया, और जो बीच के है वो हमारे पास प्योर हेटेरोजाइगस आए, और जो बीच के है वो हमारे पास नए नए कॉम्बिनेशन आए। अब देखो येलो एंड राउंड, येलो मीन्स कि येलो मिले राउंड में उसका जो रेशो वो 9 आया, येलो रिंकल्ट का 3 आया, येलो रिंग राउंड ग्रीन एंड राउंड का 3 आया, ग्रीन एंड रिंकल्ट का 1 आया। मीन्स जो है हमारे पास एक ऐसा मिला जो हमारे पास रिसेसिव था, प्योर रिसेसिव, और जो नो है वो हमारा डोमिनेंट थे, और जो सीट कलर है वो 3:1 देखो वही है। तो जो हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसका जो रेशो हमारे पास था 9:3:3:1। लेकिन अगर हम बात करें या जो 9 है वो प्योर जो है येलो राउंड में डोमिनेंट है, येलो रिंकल्ड ग्रीन राउंड, और जो ग्रीन रिंकल्ड, येलो राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन राउंड ग्रीन रिंकल्ड, येलो राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन राउंड ग्रीन रिंकल्ड। अगर हम बात करें, अगर हम इसमें एक ही करेक्टर लें, अगर सिर्फ येलो येलो की बात करें तो भी, और ग्रीन की तो भी हमारे पास 3:1 ही हमारे पास आएगा। तो वही हमारे पास अगर हम बात करें फिनोटाइप के डाई हाइब्रिड में, तो हमारे पास देखो 3/3, 3/3 का मीन्स क्या है, 3:1 का मतलब क्या है, हमारे पास 3:1 का मतलब है कि जो हमारे पास फिनोटाइप की रेशो 3:1 आई है, मतलब एक में, और एक में आती है तो 3×3=9, इसकी से मल्टीप्लाई 3 3 और 1, तो ये हमारा ऐसे आ गया। वहीं पे अगर हम बात करें फिनोटाइप की रेशो की, मीन्स अगर हमारे पास ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, सॉरी डाई हाइब्रिड में भी अगर हमारे पास फिनोटाइप की रेशो की अगर हम बात करें तो ये है जो जीनोटाइप की रेशो है, तो 1:2:1 मीन्स 1:2:2:4:1:2:1:4. When two pair of traits are combined in a hybrid, that one pair trait segregate independently of another pair of trait, law of independent assortment। तो देखो यहाँ पे बात है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मीन्स क्या है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कैरेक्टर के लिए 2 ट्रेट है, मतलब हमने यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस लगाया, तो जो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस लगाया तो हमने इसमें 2 कैरेक्टर पढ़े। पहला पढ़ा हमने सीड का कलर, दूसरा पढ़ा हमने सीड का शेप। तो इन्होंने ये कहा जब सीड के कलर और सीड के शेप के लिए जो एलियंस थे वो अलग अलग हुई, तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मीन्स जो राउंड जो सीड के कलर के लिए जो अलील है वो सीड के शेप के लिए जो अलील है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये भी जो है इसके भी कुछ एक्सेप्शन आते हैं, वो आते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मीन्स क्या है, देखो लिंकेज, लिंकेज का मतलब क्या है, देखो हमारे पास 2 जीन है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है, दोनों है। अगर ये दोनों पास पास में हैं और जब ये दोनों आपस में अलग हुए तो ज़्यादा चांस ऐसा है कि ये एक साथ जाए ये एक साथ जाए, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये दूर दूर है तो यहाँ पर जो है ब्लेंडिंग नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे हमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे हमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि ये इससे मिलकर ये इससे मिलकर, मीन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पे हमें जो अनफॉलो भी होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर 2 ही केस बनेंगे, कैपिटल वाई जो है वो कैपिटल आर के साथ जाएगा, स्मॉल वाई जो है वो स्मॉल आर के साथ जाएगा, कोई भी दूसरे पर डिपेंड नहीं करे। लेकिन जो यहाँ पे है ये कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, तो इसको बोलते हैं लिंकेज। देखो ये क्वेश्चन है कुछ, देखो अगर हमारे पास बोल दिया कि टोटल जाइगोट जो हमारे डायहाइब्रिड क्रॉस में है वो 16 बने हैं, तो उसमें जो प्योर होमो रिसेसिव है वो 1 है, जो प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट है वो भी 1 है, लेकिन जो प्योर हेटेरोजाइगस है वो हमारे 4 है। तो बात करते हैं जाइगोट के नंबर की। जाइगोट के नंबर के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है 4n, नंबर ऑफ गैमेट, मीन्स हमारे पास एन की स्क्वायर मीन्स नंबर ऑफ गैमेट कितने बने, मीन्स इस केस में हमारे पास 4 नंबर ऑफ गैमेट बने। तो जब हमारे पास जो नंबर ऑफ गैमेट है यहाँ पे 4 बने तो 4 का स्क्वायर जो है 16, तो हमारे पास 16 जाइगोट बने। वही हम दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं 4n मीन्स नंबर ऑफ क्रॉस,
नंबर ऑफ क्रॉस मीन्स हमने यहाँ पे 2 क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस लगाया है, तो 4 की पावर 2 यानी कि 16। जेनेटिकली पेरेंटल टाइप जो है वो 2 ही बनते हैं, मीन्स जो प्योर डोमिनेंट और जो प्योर रिसेसिव है वो हमारे पास 2 ही बनते हैं, जो कॉमन बनेंगे। अब जो फॉर्मूला है वो है टाइप ऑफ जीनोटाइप। जो जीनोटाइप उसके पॉसिबल टाइप कितने हैं, इसका फॉर्मूला 3n। अगर मोनो हाइब्रिड और 3 बनेंगे, डाई हाइब्रिड और 3 की पावर 2 यानी कि 9 ट्राई हाइब्रिड। वहीं पे टाइप्स ऑफ फिनोटाइप की जो फॉर्मूला होता है 2n 1 2 4 8। अब हम बात करते हैं बैकक्रॉस की। बैकक्रॉस का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी जनरेशन आ गई, F2 आ गई, F3 आ गई, F4 आ गई, जो वो जनरेशन आगे आ रही है उसके किसी भी बच्चे का क्रॉस करवाना किसी भी पिछली पीढ़ी से, सिंपल बात यह क्या है, बस अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो आगे बच्चे पैदा हो रही है, मान लीजिए पोता है, पोता का और जो दादी है उनका क्रॉस दिखाना है हमें कि आगे क्या आएगा, तो हम बोलते हैं उसको बैक क्रॉस। मीन्स जो जनरेशन है उसका और जो पीछे पहले जनरेशन आ चुकी है उसके बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस पे 2 टाइप के हैं, आउट क्रॉस एंड द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हमने पढ़ा था जब हमें पता लगाना होता है कि जो हमारे पास जो फिनोटाइप है वो डोमिनेंट आई है तो उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। जब उसका हम रिसेसिव के साथ करवाते हैं तो हमें जब पता चलता है कि वो क्या हमारे पास आएगा। अगर वो सारे डोमिनेंट आते हैं तो हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट है, अगर कुछ डोमिनेंट और कुछ रिसेसिव आती हैं 50-50 तो हमारे पास पता चलता है हमारे पास कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट था, वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट था। लेकिन अगर हम बात करें आउट क्रॉस की तो F1 या F2 मीन्स F1 या F2 की डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करवाना। बैक क्रॉस मतलब पीछे करवाना किसी से करवा दो, लेकिन जो आउट क्रॉस है उसमें F1 जनरेशन आ गया, F2 आ गई, उसकी जो है डोमिनेंट ट्रेड से अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो उसको बोलते हैं हम आउट क्रॉस। आउट क्रॉस को हम क्यों करते हैं, मान लीजिए हमारे पास प्लांट है जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, मीन्स वो टोल तो बनेगा लेकिन जो उसका जीन हो कैपिटल टी स्मॉल टी है, आगे आने वाले कुछ पेड़ जो है वो शॉर्ट भी बन सकती है। तो हमने जो ब्रीड है आने वाली जो आगे आएगी उसको अगर हमें ठीक करवाना है, ब्रीड को जो है इम्प्रूव करवाना है, तो हम करते हैं आउट क्रॉस। F1 F2 जनरेशन किसी भी पेरेंट के जो हमने क्रॉस है वो करवा दिया डोमिनेंट के साथ, तो हम उसको बोलेंगे आउट क्रॉस। एवरी टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस। जो एवरी टेस्ट क्रॉस है वो बैक क्रॉस है, लेकिन हर बैक क्रॉस आउट क्रॉस नहीं है, या फिर हर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस का। रेसिप्रोकल क्रॉस का मीन्स क्या, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, कि जो ट्रेट हमने मेल के लिए थे जो ट्रेट हमने फीमेल के लिए था जब हमने क्रॉस करवाया था, अगर वही ट्रेट हम मेल फीमेल उनको अगर हम इंटरचेंज कर दें, कैसे, 2 केस हमने लिए। हमने पहले केस में इसको मेल लिया, इसको फीमेल, मेल फीमेल। पहले केस में हमने जो मेल है उसको लंबा लिया, हमने स्टोल लिया, फीमेल को हमने शॉर्ट हाइट वाला लिया। तो हमने जब देखा तो हमने देखा कि 3 जो लंबे बन रही है, जो एक है वो छोटे बन रही है। फिर हमने उनके जो सेक्स को इंटरचेंज कर दिया, मीन्स जो फीमेल है वो हमने लंबी हाइट के लिए, जो मेल है वो हमने शॉर्ट हाइट का लिया। फिर हमने देखा कि आगे जब प्रोजेनी बन रही है तो हमारे पास 3:1 का ही रेशो आ रहा है, मीन्स 4 बच्चों में से कोई 3 बच्चे ही लंबे पैदा हो रहे हैं। मीन्स जब हम सेक्सेस को मीन्स जेंडर को इंटरचेंज कर देते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं, तो हमारे पास इनहेरिटेंस में कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन इसका भी कुछ एक्सेप्शन आता है। आपको पता है कि मान लीजिए कुछ ट्रेट ऐसे हैं जो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं और वो रिसेसिव कंडीशन में ही अपने आप को मीन्स होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो वो सिर्फ लड़की के अंदर ही एक्सप्रेस होंगे, लड़के के अंदर एक्सप्रेस नहीं होंगे। वहीं पे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आपको पता है जब जाइगोट बनता है स्पर्म की और ओवम की जब फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म के अंदर से सिर्फ डीएनए जाता है। स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है, या फिर अगर हम बात करें जितनी भी सेल ऑर्गेनली है वो फीमेल के ओवम के अंदर से आती है। तो अगर उस कोई अदर ऑर्गेनली के अंदर कुछ ऐसा जीन है जो एक्सप्रेस करता है तो वो सिर्फ फीमेल के अंदर से आता है, वो मेल के अंदर से नहीं आता। मेल के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्गेनलीज है वो पहले ही रिमूव हो चुकी होती है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो है रेसिप्रोकल क्रॉस में इफेक्ट पड़ेगा, इनहेरिटेंस में जो जेंडर का भी इफेक्ट पड़ेगा। इन रेसिप्रोकल क्रॉस जेंडर ऑफ पेरेंट इज
exchange to no effect of sex or gender on inheritance. Mendel got some resource. He concluded that no effect of sex on inheritance, but there are effect means mitochondrial inheritance. Mitochondrial inheritance का मीन्स क्या है? जब भी हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सिर्फ फीमेल के अंदर से आता है, वो मेल के अंदर से नहीं आता। अगर वो सिर्फ फीमेल के अंदर से आता है तो कुछ हमारे जीन ऐसे हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो भी हमारे अंदर जो है एक्सप्रेस होते हैं। तो यहाँ पर जो है जेंडर का इफेक्ट पड़ जाएगा। मान लीजिए कुछ ऐसा ट्रेट है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। सिंपल हम ऐसा एज्यूम करते हैं, कोई ऐसा पता नहीं है कि मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक ऐसा जीन है जो नीली आंखें करवाता है। ठीक है, एक ऐसा जीन है जो नीली आंखें करवाता है और वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। तो वो एक्सप्रेस कब होगा? जब माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। तो उसमें जो सेक्स है मीन्स जब हम मेल और फीमेल को चेंज करेंगे तो वो उसका इफेक्ट पड़ जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट के केस में वो प्लास्टिडियल इनहेरिटेंस है या फिर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा जीन है जो सिर्फ वाई क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। तो हम जानते हैं जो वाई क्रोमोसोम है वो सिर्फ मेल के अंदर पाया जाता है, तो वो जो ट्रेट है वो मेल के अंदर ही एक्सप्रेस किया जाएगा। हम एजम्पशन के लिए एक ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि एक ऐसा ट्रेट है जो हमारे जो बाल है उसको उड़ा के गंजापन करवाता है, तो और वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। तो जो गंजापन है वो सिर्फ मेल के अंदर होगा, फीमेल के अंदर नहीं होगा, क्योंकि जो फीमेल है उसके अंदर वाई क्रोमोसोम जा ही नहीं रहा है, सिर्फ मेल के अंदर वाई क्रोमोसोम जा रहा है। तो उसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल क्रॉस। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। हमने पढ़ा जेनेटिक्स क्या होती है, हमने पढ़ा इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है, फिर हमने मेंडल्स के बारे में पढ़ा, मेंडलिज्म पढ़ा, फिर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने के बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देन वी स्टडी सम एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर हमने पढ़ा वहाँ पर को डोमिनेंस, फिर हमने पढ़ा प्लियोट्रॉफी, फिर हमने पढ़ा मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ने के बाद हमने पढ़ा डाई हाइब्रिड क्रॉस। एंड आफ्टर स्टडिंग द डाई हाइब्रिड क्रॉस we study about back cross. In back cross we have two cross. First one is out cross, that is done to improve the breed, and second one is our test cross, that is done to test the to find out the genotype of dominant phenotype trait. Then we study about reciprocal cross. After doing reciprocal cross we see some exception to reciprocal cross. There are some traits on which the effect of sex means gender is present. Now next one is gene interaction. What is the meaning of gene interaction? We will study about this in our next lecture. Now we will do all the NEET PYQ related to these topic which we have studied. So let's see the NEET PYQs of this chapter. तो पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजाइगस पी प्लांट है विद वॉयलेट कलर, जिसका जो कलर ऑफ वॉयलेट है वो क्रॉस्ड विद होमोजाइगस पी प्लांट विद वाइट कलर। हमने एक प्लांट लिया जो हेट्रोजाइगस वॉयलेट था। हम जानते हैं जो वॉयलेट है वो हमारा डोमिनेंट ट्रेट है। अगर हमने एक प्लांट लिया जो डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस है, मीन्स हमने लिया है, अगर हम बात कर रहे हैं वॉयलेट की, तो मान लीजिए हम बात करते वी से हम डिनोट करते हैं तो कैपिटल वी स्मॉल वी। वहीं पे हमने जो लिया है होमोजाइगस पी प्लांट लिया है वाइट फ्लावर के साथ में स्मॉल वी डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। वॉयलेट इज डोमिनेंट ओवर वाइट। हम जानते हैं जो वॉयलेट है वो वाइट के ऊपर जो है डोमिनेंट होता है। तो क्या ठीक है, 30 प्रोड्यूस वॉयलेट एंड 10 प्रोड्यूस वाइट कलर। तो ये हमारे पास F2 जनरेशन की बात है। तो जब हम F2 जनरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, तो हमारे पास ऐसे हमारे पास है कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखो जब हम क्रॉस करते हैं तो आपको करके दिखाते हैं टेबल पीस। तो देखो इन्होंने कहा हमारे पास एक ऐसा है जिसके पास मान लीजिए वी स्मॉल वी है और स्मॉल वी है। ये हमारे पास दो प्लांट है। जब हमने इसके क्रॉस करवाई तो हमारे पास मिला
देखो, जब हमने क्रॉस करवाया तो हमें मिला कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, स्मॉल वी स्मॉल वी, स्मॉल वी स्मॉल वी, मीन्स हमारे पास जो रेशो आएगी वो 50:50 आएगी, मीन्स 1:1। जितने जो ग्रीन है उतने ही जो है वाइट बनेगी, मीन्स 20 प्रोड्यूस वॉयलेट। अगर हमारे पास 20 वॉयलेट बनती है तो हमारे पास जो है 20 ही हमारे पास वाइट बनेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंटल स्टडी 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स इन पी प्लांट्स एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो मेंटल है उसने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग मतलब 7 करेक्टर्स देखे और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हमें दिया। 7 characters examined by Mendel in the experiment on pea plant was seed color। तो देखो, इस वीडियो में इतना ही। आपको मैं पार्ट 2 दूंगा जिसमें मैं आपको करवाऊंगा सारे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के PYQs। तब तक हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।